ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आज हम लोग को देखना है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्मल रूल ऑफ जूल, मतलब थर्मल लॉ ऑफ जूल का हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो देखो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जैसे हम लोग पहले तो अप्लायंसेस यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, है ना। और क्या यूज करते हैं हम लोग घर में, बल्ब यूज करते हैं। तो जैसे आयरन जो यूज करते हैं, तो वो आयरन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी आप लोग के घर में नहीं है तो आयरन कभी गर्म नहीं होने वाला। तो हम लोग पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म होता है तो उसका जो प्लेट रहता है नीचे का, वो गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर भी रेजिस्टर रहता है ना। रेजिस्टर क्या करता है, देखो आयरन के अंदर ये रेजिस्टर लगा हुआ है और हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टर क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को, रेजिस्टर का काम क्या रहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को रोकना, मतलब जो रिक्वायर्ड है उसको फ्लो होने देना, और जो एक्स्ट्रा है उसको रोकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल किया, जो रोक रहा है वो, है ना, रेजिस्ट कर रहा है, उसके कारण से क्या होता है कि जो उसका प्लेट है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं कि हम लोग कभी भी एनर्जी को क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी को कभी भी वो खत्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग को पता है, एज पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में क्या किए, कन्वर्ट किए हीट एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था और जो एक्स्ट्रा करंट था वो रेजिस्टर उसको रोक लिया, वहां पास चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक लिया, और वही जो है वो क्या हुआ, फैल गया। और फैलने के बाद जो हमारा आयरन रहता है उसका प्लेट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है, उसे हम लोग ना ही खत्म कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ यही बोलता है। तो हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग का मेन पॉइंट क्या है, थर्मल रूल ऑफ जूल देखना। ठीक है, तो जैसे ये एक सर्किट बना लिए हैं, यहाँ से ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, करंट फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, और यहाँ पास क्या लगा है, वोल्ट लगा है मेजरमेंट के लिए। तो हम लोग को पता है रेजिस्टर का काम होता है करंट को क्या करना, कंट्रोल करना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को यहाँ रोकता है और रिक्वायर्ड करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, और एक जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया रहता है वो क्या होता है, थर्मल इफेक्ट की वजह से गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो बल्ब रहता है उसके आसपास का एरिया बहुत गर्म रहता है। ठीक है, अब जैसे बल्ब है, आप लोग उसको कभी टच करके देखे ही होंगे, जैसे लाइट गोल हो जाता है या बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अगर जलता हुआ बल्ब है, ऑन बल्ब अगर है, तो उसको आप छुओगे, टच करोगे, तो वो क्या रहता है, गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है, क्योंकि रेजिस्टर जितना रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको ले लिया और बल्ब ग्लो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को वो बाहर जाने दे दिया, कन्वर्ट होने दिया, किसमें, थर्मल एनर्जी में, है ना, हीट एनर्जी में। इस वजह से जो बल्ब के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्मल लॉ ऑफ जूल भी कुछ यही बोलता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टर है उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से जितना भी काम है उतना को रिक्वायर्ड करंट को फ्लो होने देगा, और जो बाकी करंट है उसको क्या करेगा, बाहर भेज देगा, है ना, सराउंडिंग में भेज देगा। मान लो ये एक रूम है, उसमें भेज दिया, वो रूम को ही हम लोग सराउंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को पता है कि एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है, हम लोग ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है, एक सर्किट है और एक क्या है, सराउंडिंग है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट रहता है और हम लोग को उसको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पास जाने कि जो हीट है, हीट मतलब प्रोड्यूस करने के लिए आसपास का जो सराउंडिंग है उसको हीट कब मिलेगा, जब हम लोग कुछ वर्क डन करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, वही हम लोग का मान लो काम है, तो वर्क डन जब हम लोग किए तभी हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं हीट इज इक्वल टू
वर्क डन। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V का काम पड़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो थर्मल लॉ ऑफ जूल में भी पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, और जहां इलेक्ट्रिक करंट आता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं और W अपॉन Q यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो हम लोग यहीं से W का भी वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, W1 जा W और V इंटू Q V Q। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं थर्मल लॉ ऑफ जूल। ठीक है, थर्मल लॉ ऑफ जूल डिराइव कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, H इज इक्वल टू R I स्क्वायर T, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, करंट का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट में ही पार्ट में पढ़ चुके हैं हम लोग, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट तभी फ्लो होगा जब चार्ज होगा, और टाइम के साथ ही फ्लो होता है ना। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पास हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, IT इज इक्वल टू Q। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में Q का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो Q का वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V, Q का वैल्यू क्या है IT, क्या रख दिए IT। ठीक है, तो वर्क डन क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड टाइम। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में नहीं देखे हो तो पहले देख लेना। ओम्स लॉ हम लोग क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू RI। ओम्स लॉ क्या बोलता है, क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, तो हम लोग V इज इक्वल टू RI को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में रख के। तो W इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं, यहाँ V के प्लेस में क्या रख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस में RI। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू RI है, और यहाँ I का I, T का T। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू RI स्क्वायर T, क्योंकि जो वर्क डन है वो हीट के इक्वल है, मतलब H के इक्वल है, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, गर्म हो जा रहा है। क्यों, रेजिस्टेंस से जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रहा है उससे। तो H इज इक्वल टू W है, यानी कि W का जो भी वैल्यू है वो H के इक्वल है, यानी कि H इज इक्वल टू RI स्क्वायर T। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, थर्मल लॉ ऑफ जूल का। ठीक है, अब ये किसके किस पे डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोल देंगे अब लास्ट में, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये जूल्स लॉ है किसका, हीटिंग का जूल्स लॉ है। ठीक है, तो ये थर्मल इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ हो गया। कैसे हम लोग इसको डिराइव किए समझ गए आप लोग। अब ये डिपेंड भी करता है किसके किसके पे, उसको भी देख लेते हैं। तो थर्मल लॉ ऑफ जूल क्या बोलता है, क्या क्या और डिपेंड किसके किस पे करता है, कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के, मतलब रेजिस्टेंस के। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हीट बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा उसमें जितना ज्यादा हीट उसमें हम लोग डालेंगे, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें चार्ज जितना ज्यादा गुजरेगा उतना ही रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा और वो उसको रोकने का कोशिश करेगा। और जितना कम हीट हम लोग जाने देंगे वहां से, मतलब चार्ज जाने देंगे, तो उतना ही कम रेजिस्टर का भी कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि हीट प्रोड्यूस बाय रेजिस्टर टू रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टर में वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। और क्या बोलता है, यहीं से हम लोग फॉर्मूला ही को लिख रहे हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि करंट अगर हमारा जो है करंट वो जितना फ्लो होगा उतना ही हीट भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा हीट। ठीक है, और जितना कम करंट उतना ही कम हीट। ठीक है, और वैसे ही ये T बचा है उसको भी लिख लेते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितना टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी जितना टाइम तक यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो ट्रेवल करेगा उतना ही हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, जितना देरी तक आप लोग मान लो बल्ब को ग्लो करते हो, बल्ब को ऑन रखते हो, उतना ही देरी वहां वो रूम गर्म रहेगा। अगर आप लोग वो सराउंडिंग एरिया गर्म रहेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और आप लोग अगर बल्ब को ऑफ कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा,
रूम गर्म नहीं होगा क्योंकि वहां थर्मल इफेक्ट नहीं हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो वही चीज कहता है जितना टाइम तक आप लोग ऑन रखोगे, मतलब जितना टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब मान के चलो सिंपल लैंग्वेज में, जितना देरी तक आप लोगों के घर में लाइट रहेगा और आप लोग बल्ब को ऑन रखोगे उतना ही टाइम तक वहां क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, गर्मी भी होगा वहां पर। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा थर्मल लॉ ऑफ जूल। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्मल लॉ ऑफ जूल किस पे डिपेंड किया, क्या क्या बोला ये भी देख लिए। और थर्मल लॉ ऑफ जूल क्या है, H=RI²T। इसी का एक क्वेश्चन है, इफ 100 जूल इज बीइंग जनरेटेड बाई 4 ओम रेजिस्टर देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो टर्मिनल के बीच होता है ना। ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हो पोटेंशियल डिफरेंस वाला आप लोग वीडियो, तो पहले उसको देख लेना। टर्मिनल ऑफ रजिस्टर, तो यहाँ हीट दे दिया है, हमारा हीट कितना दिया है 100 जूल, है ना। और रेजिस्टर दे दिया है 4 ओम, इसका ऐसा यूनिट भी ओम होता है और हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं। टाइम कितना है 1 सेकेंड है और हम लोग को V पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अभी हम लोग जूल्स लॉ क्या पढ़े, जूल्स लॉ क्या बोलता है, H=RI²T। ठीक है, डिराइव कैसे करना है समझ गए, है ना। तो वही लिख लिया। हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, V=IR ओम्स लॉ से। तो हम लोग को इस फॉर्मूले से क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो गिवन है 4 ओम, तो हम लोग को I फाइंड करना है। इसलिए हम लोग I को इधर ले आए, H को ट्रांसफर कर दिए। अब स्क्वायर को जब भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो स्क्वायर का रूट हो जाता है। तो H का वैल्यू, हीट का वैल्यू 100 जूल था, रेजिस्टेंस 4 ओम है और टाइम 1 सेकेंड है। 4 को इससे डिवाइड करें तो 25 ओम आया, 25 रूट एम्पियर आया, क्योंकि करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है और 5×5=25, तो रूट हट जाएगा, तो 5 एम्पियर आया हमारा करंट। हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V=IR, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। ठीक है, तो V=IR होता है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, लेकिन यहाँ वर्क डन और चार्ज के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ हम लोग को करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अगर वर्क डन और चार्ज रहता तो ये फॉर्मूला यूज करते, और अभी क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस है इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम लोग के पास करंट कितना आया, 5 एम्पियर आया, और रेजिस्टेंस कितना आया, वो तो गिवन है 4 ओम, यानी कि 20 वोल्ट लग रहा है यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है, 20 वोल्ट का लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए थर्मल लॉ ऑफ जूल, और ये किसमें काम करता है, किसके किसमें में डिपेंड करता है, वो भी देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में वैसे पावर पढ़ चुके हैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। हम लोग पावर देख चुके हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क डन जो करना पड़ता है। पावर क्या होता है, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हो, मतलब क्लास 9 वाला पावर भूल गए हो, तो एक बार उस बुक को निकाल के देख लेना। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। अगर ये याद नहीं है तो आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग वर्क डन का वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होगा, V इंटू क्यू होगा ना। तो अगर आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस याद है तो वर्क डन का फॉर्मूला भी निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये होता है। तो हम लोग वर्क डन के प्लेस में V इंटू क्यू रखे, और यहाँ T, तो Q अपॉन T किसका फॉर्मूला है, हम लोग को याद है, फर्स्ट में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। याद रखना कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, याद रखना। तो यहाँ हम लोग Q अपॉन T को I से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि पावर का जो फॉर्मूला बन गया हमारा, वो क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और इसका SI यूनिट क्या होता है, वॉट, जिसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मैं फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक बार पावर का बताऊंगी। पावर, इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे हम लोग, और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज अगर आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, थर्मल लॉ ऑफ जूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्मल लॉ ऑफ जूल का डेरिवेशन अगर आ जाता है एग्जाम में, वैसे पूछता ही है, तो ये वाला डेरिवेशन आप लोग लिख सकते हैं, और आप लोगों के बुक में भी लिखा है।
ठीक है, ये देखो वही चीज है जो मैं बताई हूँ, वही चीज लिखा है। और दिस इज नोन एज जूल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो मैं अभी आप लोगों को बताई। हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, मतलब कि करंट के, और हीट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब हीट बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, हीट कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ। और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम तक हीट क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब कि दूसरे में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर।